नमस्कार। तो आज हम ग्रेविटेशन का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिया था और उसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था कि हर बॉडीज़ क्या करते हैं, एक दूसरे को कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं और वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, उस फोर्स को निकालने का जो फार्मूला होगा वो था F इक्वल टू कैपिटल G। एक बॉडी का मास दूसरे बॉडी का मास स्मॉल m और नीचे क्या था, दोनों के बीच की दूरी। तो कैपिटल M क्या था, जो बड़ा बॉडी है उसका मास, स्मॉल m क्या था, जो छोटा बॉडी है उसका मास। कोई भी दो बॉडी है तो दोनों बॉडी का मास हमने ले लिए थे। फिर हम G का वैल्यू निकाले थे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये निकाले थे। बस इतना तक हम लोग लगभग किए थे। आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब मैं बता दूं कि ये जो G का वैल्यू है ये किसने निकाला था, कैवेंडिश ने निकाला था। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कैवेंडिश, ठीक है। लेकिन ये जो लॉ था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको किसने दिया था, न्यूटन। न्यूटन ने दिया था क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया, न्यूटन ने। लेकिन ये जो कैपिटल G का जो वैल्यू है ये इतना कि हाँ भाई ये कैसे आया, ये कैवेंडिश ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके निकाला जिसको आज हम स्टडी करते हैं। दूसरी बात, ये G का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, जो कि मैंने पहले कहा दिया था, बता दिया था। तो अब हम आज इस पर डिस्कस करते हैं, जो विस्तृत चर्चा करनी थी कि एक सेकेंड। तो ये कहना है कि ये जो हम लोग पढ़े इसका फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है ना। एप्लीकेशन क्या, कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता है। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ, तो आज हम लोग इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, इसका क्या है इम्पोर्टेंस, किसका, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। पहले तो ये आराम से हम लोग को बता पाया कि हम लोग जो है, जो हमारी बॉडी है, द फोर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ, हम लोग अर्थ पर खड़े हैं, हवा में उड़ नहीं रहे हैं, यहाँ अर्थ से बाहर निकल के स्पेस में नहीं फेंके जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि अर्थ एक अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपने पास हम लोगों को ज़मीन पर रखा है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन किससे मिला, हमको इससे मिला। दूसरा, मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्थ, मून किसके चक्कर लगा रहा है, अर्थ के। यानी अर्थ क्या कर रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मून को अपने तरफ खींचा हुआ है और मून हजारों साल से क्या कर रहा है, अर्थ के परिक्रमा लगा रहा है। तो इसका मोशन कि हाँ भाई मून अर्थ के परिक्रमा क्यों लगा रहा है, इसका आंसर कौन दिया, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। अर्थ सन के राउंड क्यों कर रहा है, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन। सन का भी अपना एक क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है, सन का भी क्या है, ग्रेविटेशन है, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण वो सारे प्लैनेट्स को खींच कर रखा हुआ है। इसलिए सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के चारों तरफ क्या करते हैं, राउंड और राउंड लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। क्यों, क्योंकि सन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि सन बहुत बड़ा है, अर्थ के मुकाबले सन बहुत बड़ा है, या बाकी प्लैनेट्स अर्थ से 13 लाख गुना बड़ा सन है। यानी अर्थ जितना बड़ा है, 13 लाख अर्थ को मिला देंगे तब जाके एक सन मिलेगा, बनेगा। तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो ग्रेविटेशन पुल है वो ज़्यादा होगा, इसलिए क्या होता है, उसके चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है जो टाइड्स बनते हैं, जो समुद्र में लहरें बनती है ना। वो लहर क्यों बनती है, क्योंकि बोला जाए मान लो अर्थ है, यहाँ पर पानी है, यहाँ मून है, तो बोला जाता है कि मून क्या करता है, हर बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो मून क्या करता है, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, वाटर जो है पानी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता कि पानी उठ के यहाँ तक चला जाए। उठता तो है
लेकिन फिर अर्थ का भी अपना ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ भी अपने तरफ खींच लेता है। इसलिए पानी एक बार उठा, फिर अर्थ अपने तरफ खींच लिया, फिर मून पानी को अपने तरफ खींचा, फिर ये खींच लिया, तो नीचे आ जाता है और ये लहर क्या हो जाती है, ज़मीन पर गिर जाती है। तो लहरों का जो बनना है, जो टाइड्स का फॉर्मेशन है, वेव्स का फॉर्मेशन है, इसका एप्लीकेशन है यूएलजी का। एक और क्वेश्चन कि नदियों में लहर क्यों नहीं बनती है अगर समुद्र में बन रही है? तो नदी क्या है, काफ़ी छोटी बॉडी है, समुद्र के मुकाबले नदी काफ़ी छोटी बॉडी है, इसलिए नदियों में, तालाबों में, पोखरों में लहरें नहीं बनती है, समुद्र में बनती, क्योंकि समुद्र एक बहुत बड़ा विशाल पानी का बॉडी है। तो उसमें चलो थोड़ा सा जो फोर्स है वो देखने लायक होता है कि कुछ तो हो। नदी में तो काफ़ी छोटा नदी है, इसलिए उसका जो फोर्स होता है काफ़ी कम होता है और वो लहर नहीं बना पाती। तो ये एप्लीकेशन था जो हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पढ़े और सीखे। बस अब इसके आगे हम लोग चालू करते हैं जो बचा है। इस पर आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, जो आप लोगों के बुक में दिया होगा, ठीक है ना। उसमें आप क्या करोगे, आपको न्यूमेरिकल पढ़ना होगा, जो न्यूमेरिकल देगा, न्यूमेरिकल मतलब जो क्वेश्चंस होंगे, वैल्यूज पुट करने होंगे, वो न्यूमेरिकल में चैप्टर के एंड में करवाऊंगा एक स्पेशल वीडियो बना के। उससे पहले मैं थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट करवा लेगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि इसका न्यूमेरिकल हम नहीं करवाएं, जरूर करवाएंगे, लेकिन लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब तक इन सारे पॉइंट्स को पढ़िए और दिमाग में स्टोर करके रखिए, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा। अब आज हम लोग जो टॉपिक चालू करेंगे वो है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है, जब किसी बॉडी को छोड़ दिया जाए और वो नीचे गिरने लगे, तब उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्री फॉल कहते हैं। दूसरी भाषा में इसको इस तरह समझा जाए कि अर्थ हर बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। इसको अगर हम यहाँ से ऊपर ले गए तो कुछ एनर्जी लगा, जब इसको यहाँ से छोड़ देंगे तो ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अर्थ इसको तुरंत अपनी तरफ खींच लेगा। तो अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जब कोई बॉडी नीचे गिरेगा, इस चीज़ को क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। फ्रीली फॉलिंग मतलब गिरना, फॉल कर रहा, कोई बॉडी क्या कर रहा है, ग्रेविटी के कारण नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्री फॉल। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई बॉडी नीचे गिरेगा तो उसका कुछ तो स्पीड होगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो अर्थ का जो है ग्रेविटी का जो पुल है उसके कारण गिर रहा है। तो कोई बॉडी गिरता है तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा। अभी वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप वेलोसिटी अच्छा से पढ़ लियो, समझ लियो, ठीक है। तो वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी का एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका कोई वैल्यू भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन क्या है, नीचे। तो जब कोई बॉडी नीचे गिर रहा है तो उसका वेलोसिटी बढ़ता ही जाएगा। क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, मतलब जो गिरा दर 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 तेजी से अर्थ की तरफ तेजी से गिरता जाएगा, ठीक है। तो उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हर सेकेंड चेंज हो रहा है। और याद रखिएगा जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, पढ़ेंगे आप, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो यानी एक सेकेंड में वेलोसिटी चेंज होना, या फिर ऐसा बोला जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन ये होता है, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट हम लोग कब लगाते हैं, जब किसी भी चीज़ को टाइम से डिवाइड करते हैं ना, वो अपने आप रेट बन जाता है। यानी एक सेकेंड में वेलोसिटी कितना बढ़ रहा है, ठीक है ना, कितना बढ़ रहा है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो न्यूटन ने एक नियम दिया कि अर्थ या कोई भी बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा। न्यूटन का सेकंड लॉ आप पढ़े होंगे, क्या पढ़ेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ
पढ़े आप, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे। उसमें उन्होंने क्या कहा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उन्होंने क्या बताया कि फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। मास मतलब जो हमारा शरीर का जो मास है, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होगा, यही एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू होगा, ठीक है ना। और इसी एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल जी बोलते हैं जब ये अर्थ के केस में हो, जब कोई बॉडी को ऊपर से छोड़े और वो नीचे गिरे और उसका कुछ एक्सेलरेशन हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटी, स्मॉल जी। याद कीजिए पिछले लेक्चर में बोला था मैंने कि ये बदलता रहता है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर ही आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं आगे, बता रहे हैं इसको। फोर्स का एक फॉर्मूला ये हो गया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स का एक और फॉर्मूला था, वो क्या था, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। इसका मतलब क्या, ये दोनों बराबर है, जी हाँ। पहले तो इसको यहाँ ऐसे लिख दीजिए, एफ इज इक्वल टू एम ए है, ए इज इक्वल टू जी हो गया, तो एफ का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एम इंटू जी हो जाएगा। ये क्या है, ग्रेविटी है, ठीक है ना। या पूरा बोला जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी। ग्रेविटी, ठीक है ना, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी बॉडी की वेलोसिटी जो बढ़ रही है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, जी कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे, तो ये फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी हो गया, और ये फोर्स का जी एम एम आर स्क्वायर। तो ये मान के चलिए क्या है, ये हमारा कोई बॉडी है, मान लीजिए कि मेरा बॉडी है जिसका वजन क्या है, स्मॉल एम है, और एक कैपिटल एम किसका वजन है, पूरे अर्थ का। इन दोनों को इक्वेट करो, ये क्या है, सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 1 इज इक्वल टू सेकंड, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू सेकंड अगर हम लोग करेंगे तो क्या पाएंगे, 1 क्या, ये एम इंटू जी, ये इक्वेशन सेकंड क्या है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, एम इधर भी है एम इधर भी है, दोनों तरफ है, तो एम क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इस चीज में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, जी का वैल्यू निकाल रहे हैं, जी का, स्मॉल जी का। तो स्मॉल जी का वैल्यू क्या आएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये अब इस फॉर्मूले में आपको ये देखना है, जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर और आर स्क्वायर के ऊपर। चलो अर्थ का मास तो नहीं बदलेगा, ये मैं मान लेता हूँ, जी भी नहीं बदलेगा, ये तो बदलता ही नहीं, कैपिटल जी। मास भी नहीं बदलेगा, यानी आर तो बदल रहा है, दूरी तो बदल रहा है। यानी कि अगर हम बनाए सेंटर, अर्थ कैसा है, ठीक है ना, अर्थ कभी भी कैसा बनाया जाता है, अर्थ कभी भी गोल नहीं है। हालांकि हम लोग ऐसा कह देते हैं कि अर्थ क्या है, गोल है, लेकिन अर्थ कभी भी गोल नहीं होता है। अर्थ क्या होता है, चपटा होता है, ठीक है। अर्थ क्या होता है, चपटा होता है कहीं ना कहीं से। अब चपटा होता तो इसका जो बोला जाए कि अर्थ कहाँ पर ही इसका वजन ज़्यादा है और कहाँ पर ही कम है, तो ये रेडियस के ऊपर डिपेंड कर। अगर रेडियस बढ़ गया, ठीक है ना, यहाँ पर ही अर्थ का दूरी कम होगा, यहाँ पर ही ज़्यादा होगा, यहाँ पर ही ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, ठीक है ना। तो जो भी होगा यहाँ पर ही, तो जहाँ दूरी बढ़ेगा वहाँ फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्स में है। अगर आर बढ़ा तो जी कम हो जाएगा, अगर आर कम हुआ तो जी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जी वैरी करता है। जो हम पिछले क्लास में बताए थे कि जी चेंज होता है, हर जगह चेंज होता है,
कभी हाइट चेंज करने पे ये बदल जाता है, कभी अलग अलग जगह जाने पर चेंज हो जाता है। तो क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि इसका कारण यही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग एक बात कर लेते हैं, जो अर्थ का रेडियस है, ठीक है ना, वो क्या होता है, पोल्स पे कम है और इक्वेटर पे ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर हम लोग बनाया जाए, अर्थ का डायग्राम बनाया जाए, अर्थ ऐसा है, रियल में बोला जाए तो रियल में अर्थ ऐसा है। कोई बोल दे कि पूरा स्फीयर है, परफेक्ट गोल है, तो ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब बोला जाए कि ये दूरी जो है ये पोल कम है और ये दूरी जो है ये क्या ज़्यादा है। तो दूरी कम रहेगा, अगर कम रहेगा तो जी क्या होगा, ज़्यादा। बोला जाए ये इक्वेटर, इसको क्या कहते हैं, जो सेंटर से लाइन पास होता है, इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, दूर है, दूर है, तो यहाँ पर जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब जी का वैल्यू कितना निकल के आएगा, अगर आप कैपिटल जी का वैल्यू पुट करो, कैपिटल जी का वैल्यू कितना है, 6.67 10⁻11। उसके बाद कैपिटल एम का वैल्यू पुट करो, ठीक है ना। तो अर्थ का जो बोला जाए मास, अर्थ का मास कितना है, 6 × 10⁻24 kg। दूरी, अब अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ का रेडियस कितना है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। वैसे तो कहीं ना कहीं दिया ही रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं पता ना हो तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू यूज़ कर लेंगे, जो कि हम लोग को दिया गया है 6.4 × 10⁻6 मीटर। और इसका क्या है, ये स्क्वायर है। तो जब इस सब को सॉल्व करोगे तो आपका जी कितना आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट वही होगा जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, ठीक है। तो जी क्या आ गया आपका, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिराइव द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी फ्रॉम कैपिटल जी, या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर डायरेक्ट बोलेगा कि स्मॉल जी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये डेरिवेशन आ सकता है, इसलिए मैंने कराया और आपको पता चल गया कि जी क्या है, ऐसा है, ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं अगला, मास और वेट ऑफ द बॉडी। बोला जाए मास, मास क्या होता है, इनर्शिया होता है। इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, किसी बॉडी का कैपेसिटी कि वो मोशन में कितना देर रहे या फिर रेस्ट में रहे, ठीक है ना। मास अगर बोला जाए कि अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी, ये फ्लैश है, ये क्या है, मास है। तो मास कभी बदलेगा क्या, मैं यहाँ हूँ तो यहाँ जितना मेरे शरीर में मास है उतना ही रहेगा। मैं बीकानेर रहूँ, बाहर चला जाऊँ, जयपुर चला जाऊँ, मेरा बॉडी का मास उतना ही रहेगा, ठीक है। तो मास चेंज नहीं होता है। अब बोला जा रहा है कि किसी बॉडी का वेट क्या होता है, वेट, वेट किसी बॉडी का वेट होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर बोला जाए फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी, अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी। ऐसा कोई फोर्स, वही फोर्स जिससे अर्थ किसी बॉडी को अट्रैक्ट करता है, वही क्या होगा, हमारा वजन होगा। तो बोला जाए फोर्स, तो फिर फॉर्मूला आप बताए थे सर, mg होता है। अभी अभी जस्ट बताए आप, फोर्स का फॉर्मूला ma होता है, लेकिन जब अर्थ का केस आता है तो a किसके बराबर हो जाता है, g के, इसलिए फोर्स इज इक्वल टू mg होता है। हम बोले ठीक है भैया, फोर्स इज इक्वल टू अगर mg होता है तो वेट यही होगा। तो वेट का फॉर्मूला भी क्या होगा, mg ही होगा, क्योंकि वेट क्या है, जस्ट वो फोर्स है जिससे अर्थ अट्रैक्ट करता है किसी बॉडी को, हमारी बॉडी को। तो अर्थ किस वेट से अट्रैक्ट करता है, mg से, जिसका मास जितना होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अब जैसे मैं 50 किलो का हूँ, मेरे को तुम ऊपर फेंकोगे तो तुमको ज़्यादा मुश्किल नहीं है,
100 किलो का आदमी को फेंको ऊपर, मास बढ़ा दो, ज़्यादा फोर्स लगेगा उसको फेंकने में, ठीक है। तो ये बात है, किसी बॉडी का वेट क्या होगा, मास पर और ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा। अब जी तो चलिए आपको समझ में आ रहा है कि जी अलग अलग चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता है। तो जी जब जब चेंज होगा, जहाँ जहाँ चेंज होगा, इसका मतलब वेट भी क्या होगा, वहाँ वहाँ चेंज होगा, क्योंकि मास तो बदल नहीं रहा है, मास क्या है, कांस्टेंट है। सारा प्रॉब्लम जी का है, सारा जी बदलते रहता है। जब जब कोई बदलता है ना, तो उसके लिए बाकी हर चीज़ को बदलना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना। सब्जी में थोड़ा सा नमक तेल बदल जाए तो पूरा स्वाद बदल जाता है, उसी तरह ये है जी। जी जहाँ जहाँ बदल रहा है वहाँ वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदलेगा। और वेट जी पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। तो बोला जाए अगर मेरा वेट पोल पर गया, अगर हम, ये क्या है पोल और ये क्या है इक्वेटर, पोल का दूरी कम होता है, इक्वेटर का ज़्यादा होता है, ठीक है ना। पोल का क्या होता है कम और इक्वेटर का ज़्यादा। तो पोल पर अगर गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जी बढ़ा होगा, तो मेरा वेट यहाँ क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब जी ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा होगा। यहाँ जी कम हो रहा तो इक्वेटर पे वेट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ में आए। तो अर्थ में ही, अर्थ पर ही अलग अलग जगह अगर आप गए, हाइट पर गए, तो आपका वेट क्या बताएगा, अलग अलग बताएगा। अगर आप यहाँ 60 हो तो कहीं 58 बताएगा, कहीं 59 बताएगा, कहीं कुछ बताएगा। क्यों, क्योंकि जी बदल रहा है, और जब जी बदलेगा तो वेट ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। समझ में आ गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, वेट ऑफ एनी बॉडी ऑन मून। तो अगर हम ऐसा बोल रहे थे कि किसी बॉडी का वेट क्या होगा अर्थ पे, तो बोला जा रहा था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ पे वजन क्या था, अर्थ पे वेट क्या था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। अर्थ, अगर हम बोला जाए वेट अगर मून पर मेरे को ले जाके चांद पर अगर आप छोड़ दो, ठीक है ना, तो चांद पर मेरा क्या वजन होगा, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थ्रू विच मून विल अट्रैक्ट बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मून का वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ का नहीं होगा। अगर हम मून पर चले गए तो मून का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा किसी बॉडी के प्रति, वही क्या होगा, उस बॉडी का वेट होगा। अब एक छोटा सा बात आप ये सोच लीजिए कि अर्थ का बॉडी बड़ा है तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, मून का बॉडी छोटा है तो मून का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा कि कम होगा। एग्जैक्टली आप सही सोचें, क्या होगा, कम होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हुआ तो वेट क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यानी हमारा जो वेट होगा मून पर, वेट होगा मून पर, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना होगा, इसका आपका बुक में डेरिवेशन दिया हुआ है, इसको समझ लीजिए, काम आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम बोले या वेट ऑन मून तो क्या होगा, कैपिटल जी तो रहेगा ही, जो फॉर्मूला था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाइए, कैपिटल जी, मून का मास, मास ऑफ मून, ये एम है मतलब मून, हमारा मास, अरे भाई मेरा ही तो देखना होगा ना किसी बॉडी का वजन, तो मेरा बॉडी का वजन देखना है, मास आर ऑन मून,
मून छोटा है तो मून का जो दूरी होगा, रेडियस होगा, वो भी क्या होगा, जैसे मून है ये, हमने दूरी किसको लेते हैं, रेडियस को ही तो लेते हैं, ये मून है। अगर अर्थ का बात करें तो अर्थ का क्या होगा, कैपिटल आर, ठीक है ना, आर रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून। तो मून छोटा है तो मून का रेडियस भी कम होगा, यानी रेडियस ऑफ मून। अर्थ बड़ा है तो अर्थ का रेडियस बड़ा होगा। उसी तरह वेट ऑफ अर्थ क्या था, कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ। हमारा तो ठीक है भैया, मेरा मास तो वही है, और ये रेडियस ऑफ अर्थ था। तो हमें ये पता करना है कि हमारा वजन अर्थ पर मून के कितने टाइम से, या फिर बोला जाए अर्थ के कितने टाइम्स वजन हमारा मून पे हो जाएगा, ठीक है ना। बोला जाए क्या हमको निकालना है, क्या यहाँ पर ही, वेट ऑफ अर्थ बाय वेट ऑफ मून। अर्थ पर हमारा वजन कितने टाइम्स होगा मून के मुकाबले, ठीक है ना, ये हमको निकालना है। कहाँ गया डस्टर, ठीक है। या फिर इसको इस प्रकार बोल सकते हैं कि वेट ऑफ अर्थ तो ये हो गया, वेट ऑफ मून का फॉर्मूला ये हो गया। हम बोल रहे हैं कि अर्थ के मुकाबले, यानी अर्थ के मुकाबले हमारा वजन मून पर कितना होगा, वेट ऑन मून, ठीक है। तो ये हमको निकालना है। वेट ऑफ मून ये फॉर्मूला है, वेट ऑफ अर्थ ये फॉर्मूला है। अब इसको डिवाइड करना है हम लोग को। तो मान के चलिए आप पूरा को ऐसे डिवाइड कर दिए, ठीक है ना, ये डिवाइड कर दिया और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो हमको पता चल जाएगा अर्थ में, अर्थ पे कितना वजन है, मून पे कितना वजन है, कितना टाइम्स होगा, पता चल जाएगा अपने आप। तो इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो वेट बाय वेट ऑफ एम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अर्थ आ जाएगा। जी जी कैपिटल ये कट गया, ये एम, ये स्मॉल एम कट गया, तो बचेगा क्या, वेट ऑफ एम बाय वेट ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, ये तो है ही नहीं, बाय आर एम डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है, ये जो है इसका वैल्यू आपके बुक में दिया हुआ है, और इसी के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर ही पुट डाउन कर देंगे और लिख देंगे, ठीक है ना। टू 2.431 to 10 to the power 10 ठीक है। तो ये हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वेट ऑफ मून बाय वेट ऑफ अर्थ ये आ जाएगा आपका 1/6। इसका मतलब अगर अर्थ पे हमारा वजन 6 है तो मून पे हमारा वजन 1 kg हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा। बोलने का मतलब है सीधा कि 1/6 टाइम हो गया। हमारा वजन कम तो होगा मून पे, ये हमको पता था, लेकिन कितने गुना कम हो जाएगा, 6 टाइम कम हो जाएगा। ये हम लोग अभी फॉर्मूला से निकाल के देखें, ठीक है। 1/6 टाइम्स कम हो जाएगा हमारा वजन मून पर। इस पर क्वेश्चन आता है कि बताइए अगर किसी व्यक्ति का वजन 60 kg अर्थ पर है, 60 kg अर्थ पर किसी व्यक्ति का वजन है, तो मून पे बताइए उसका वेट क्या होगा, वेट ऑन मून पर उसका वेट क्या होगा। तो कितना होगा, जितना भी होगा उसको 6 से डिवाइड करना है। वेट ऑफ मून क्या होगा, अगर इसका फॉर्मूला निकाले तो क्या होगा, ये डब्ल्यू ही इधर चल जाएगा, यानी कि डब्ल्यू वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई 6, यानी 60/6, इसका मतलब 10 kg। तो इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति 60 kg का इस पृथ्वी पर है तो वो चांद पर जाएगा तो केवल 10 kg का होगा। जी हाँ, सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन ये सत्य है, क्योंकि मून छोटा हो जाता है, मून का साइज छोटा है, और इसी कारण उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और इसी कारण वेट कम है। कितना कम है, तो 1/6 टाइम कम है। ये क्वेश्चन भी आएगा कि वेट ऑन अ मून इज हाउ मैनी टाइम्स लेस देन द वेट ऑन अर्थ, सो यू विल टेल द आंसर दैट इट इज़ 1/6 टाइम द वेट ऑफ अर्थ। सिंपल, कोई पूछे तो ये कर देना, ठीक है। तो इसके
इसके साथ ही हम लोग का क्या होता है, वेट वाला जो ग्रेविटेशन में जो वेट और ग्रेविटेशन है, ये वाला चैप्टर का पार्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद प्रेशर, थ्रस्ट है और प्रेशर इन लिक्विड है, बॉयंसी है। इसको हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं, पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।